दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी किसी सपने के सच होने जैसी है। एक ऐसी यात्रा जो रामेश्वरम की धूल भरी गलियों से शुरू हुई और सीधे राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपतियों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आखिर ये कैसे हुआ? सवाल ये है कि एक लड़का जिसे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अखबार बेचना पड़ा, वो आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन और फिर जनता का राष्ट्रपति कैसे बन गया। हर बड़ी कहानी की तरह इनकी कहानी की जड़ें भी एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से जुड़ी हैं। अवल पखिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। परिवार बहुत ही मामूली था। उनके पिता एक नाविक थे। घर के हालात ऐसे थे कि छोटे से कलाम को अपनी पढ़ाई में हाथ बटाने के लिए अखबार तक बेचने पड़े थे। लेकिन देखिए, उनके अंदर ना ज्ञान की एक ऐसी भूख थी जो उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। रामेश्वरम में शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सेंट जोसेफ कॉलेज गए, जहां से उन्होंने फिजिक्स में डिग्री ली। और यहीं से उनका रास्ता विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ मुड़ गया, जो उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक ले गया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और यहीं से दोस्तों उनके जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि वो मिसाइल मैन बने कैसे। उनका जो साइंटिफिक करियर था वो करीब 4 दशकों तक चला, और इस दौरान वो भारत के 2 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों की रीढ़ बने। एक था DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही उनके शानदार करियर के 2 मजबूत स्तंभ थे। इसरो में रहते हुए उन्होंने एक ऐसा काम किया जो इतिहास बन गया। वो भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ये उनकी ही लीडरशिप थी जिसकी वजह से रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया गया, और इसी के साथ भारत दुनिया की स्पेस पावर्स में शामिल हो गया। पर बात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को भी लीड किया। और हाँ, 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, उसमें तो उनकी भूमिका सबसे अहम थी, जिसने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। इन्हीं सारी उपलब्धियों ने उन्हें वो नाम दिया जिससे हम सब उन्हें जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक इतना शानदार वैज्ञानिक करियर। उसके बाद डॉक्टर कलाम ने एक बिल्कुल नई जिम्मेदारी संभाली, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसने उन्हें हर भारतीय के दिल में एक खास जगह दे दी। साल था 2002 जब डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए, और ये अपने आप में एक बहुत ही खास पल था, क्योंकि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये तो विज्ञान और देश सेवा के प्रति उनका समर्पण ही था, जिसकी वजह से उन्हें सभी पार्टियों का जबरदस्त समर्थन मिला। उन्होंने राष्ट्रपति पद का मतलब ही बदल दिया। कहा जाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों और नौजवानों के लिए खोल दिए थे। उनकी यही सादगी और सबसे आसानी से मिलना जुलना ही था जिसने उन्हें जनता का राष्ट्रपति बना दिया। अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनका काम रुका नहीं। उनकी विरासत तो असल में ज्ञान, प्रेरणा और सम्मान की है। देश ने उनके योगदान को हमेशा बहुत सम्मान दिया, और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उन्हें राष्ट्रपति बनने से काफी पहले ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके थे। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, और फिर 1997 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान, भारत रत्न। सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, डॉक्टर कलाम एक कमाल के लेखक भी थे। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स आज भी लाखों नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। उनका एक ही मकसद था, भारत के युवाओं के मन में एक नई चिंगारी जलाना। और देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल भी वही काम करते हुए बिताए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, पढ़ाना। साल 2015 में IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते वक्त ही हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द और उनके विचार हमेशा हमारा रास्ता दिखाते रहेंगे। वो कहते थे, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। और यही तो उनकी पूरी जिंदगी का